हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कल हम लोग जो है गोरखा उनके उत्तराखंड आगमन के बारे में यहाँ पे को अध्ययन कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा गोरखा उनके द्वारा यहाँ पे को उत्तराखंड पे किस प्रकार से प्रशासन चलाया गया था, उस प्रशासन की हम लोग यहाँ पे को बात करेंगे। तो गोरखाओं की न्यायिक प्रणाली के बारे में, गोरखों की कर प्रणाली के बारे में हम लोग यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, आगे का वीडियो पूरा देखिएगा। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे 1804 ईस्वी में जो पवारों का अंतिम शासक था यानी कि प्रद्युमन शाह की जो हत्या होती है, यानी कि प्रद्युमन शाह खुरड़ा के युद्ध में मारा जाता है और प्रद्युमन शाह की जो हत्या की जाती है रणजीत कुंवर के द्वारा। किसके द्वारा? रणजीत कुंवर की गोली लगने से प्रद्युमन शाह की हत्या होती है और प्रद्युमन शाह का अंतिम संस्कार कहाँ पे को कर दिया जाता है? हरिद्वार में कर दिया जाता है। ठीक, तो आइए इस तरह अब देखेंगे यहाँ पे को जो गोरखाओं का प्रशासन था किस तरीके से था। तो यहाँ पे जो गोरखाओं का प्रशासन था, एक तरीके से बात करूं तो बेसिकली जो है गोरखाओं का प्रशासन इस तरीके से केंद्रीय प्रशासन होता, मतलब बात करेंगे तो जो केंद्रीय शासक इनका जो है काठमांडू यानी कि काठमांडू नेपाल में बैठता था। और यहाँ पे जो छोटे छोटे सूबे बनाए थे इसने, अलग अलग करके सूबे बनाए थे और सूबों में सूबेदार को या उन्हें सूबा भी कहा जाता था, मतलब नियुक्त किया गया था। तो गोरखाओं के द्वारा वर्ष 1890 में कुमाऊं में जो पहला सूबेदार या पहला सूबा नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? वो जो है आपका जोगामल को किया गया था। जोगामल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जोगामल। अब ध्यान रखिएगा जो जोगामल है, ठीक है ना, जो जोगामल है गोरखाओं मतलब उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबा कौन था? जोगामल था। और आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में गोरखाओं का अंतिम सूबा कौन था? वो देखिएगा आपका बमसा। कौन था? अंतिम सूबा जो अंतिम सूबा था ये आपका कौन था? बमसा। ध्यान रखिएगा बमसा था, ठीक है ना, बमसा था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि गोरखाओं में सबसे अत्याचारी सूबा कौन था, ठीक है, कौन सबसे अत्याचारी सूबा कौन था? तो जो सबसे अत्याचारी सूबा था उसका नाम क्या था? भैरव सिंह। क्या नाम था उसका? भैरव सिंह, ठीक है ना, भैरव सिंह था। इन बातों को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। और जो गोरखाओं का शासन था एक आम नागरिक प्रशासन के मुकाबले सैन्य तानाशाही प्रकार का शासन था, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे अब गोरखाओं की कर नीति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड के लोगों पर लगाए गए करों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गोरखाओं की कर नीति की अगर हम लोग बात देखिएगा, यहाँ पर कोई भी शासन कोई भी प्रशासन चलता है कहीं पे भी, तो उसके लिए उसकी इकोनॉमी मायने रखती है। सबसे पहले इकोनॉमी अच्छी होगी तो ही जो है शासन और प्रशासन अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। तो गोरखाओं की कर नीति या कर प्रणाली, इसकी बात करते हैं। तो गोरखाओं के द्वारा जनता पर निम्नलिखित कर लगाए गए थे। सबसे पहले कर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो सबसे पहला कर आता है पुंगाड़ी कर। कौन सा कर था? पुंगाड़ी कर। ध्यान रखिएगा पुंगाड़ी कर। अब जो पुंगाड़ी कर था, ठीक है ना, पुंगाड़ी कर जो है आम जनता पर लगाया जाने वाला कर होता था, ठीक है, आम जनता पर लगाया जाने वाला कर होता था। और पुंगाड़ी कर के अंतर्गत देखिएगा ये जो है प्रत्येक परिवार पर यहाँ पे लगाया, मतलब हर घर पे यहाँ लोगों पे लगाया जाता था। और जो पुंगाड़ी कर से जो भी राजस्व एकत्रित होता था वह जो है जो गोरखा कर्मचारी होते हैं उनको वेतन के रूप में प्रदान किया जाता था। ठीक, नंबर 2 पहला कर। अब दूसरे कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोरखाओं के द्वारा जो दूसरा कर लगाया जाता था पुंगाड़ी के बाद, इसे हम लोग कहते थे घी कर। क्या कहते थे? घी कर। घी कर को घ्यू कर भी कहते हैं। और ये जो है जो घी कर था दुधारू पशुओं पर, जो दुधारू जानवर होते गाय भैंस, इन पर लगाया जाने वाला कर था, ठीक है। उसका नंबर तीसरा आपका आता है जिसे हम लोग बोलते हैं घी कर का मौकर। कौन सा? मौकर। अब मौकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मौकर होता था प्रत्येक परिवार पर लगाया जाने वाला कर, इसे क्या कहते थे? मौकर कहते थे। अगला मौकर के बाद जो चौथे नंबर का कर आएगा आपका कौन सा? सलामी कर होता था। ये राजा के द्वारा लगाया जाता था। और उसके बाद अगला कर आता था आपका 5वां मरोकर बोलते थे। मरोकर का मतलब कोई व्यक्ति निसंतान होता था, ठीक है, निसंतान होता था उस व्यक्ति पर कौन सा कर लगाया जाता? मरोकर गोरखाओं के द्वारा लगाया जाता था। ठीक, उसके बाद अगला 6ठे नंबर के कर की बात करते हैं तो अगला आता है आपका सोनिया फागुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनिया फागुन। जो सोनिया फागुन नामक कर था, ठीक है, सोनिया फागुन नामक कर था वह जो है विशेष उत्सव त्योहार इनके अवसर पर जो है गोरखाओं के द्वारा लगाया जाता था। उसके बाद 7 नंबर का कर है आपका
रहता कर बोलते हैं, रहता कर माना कोई व्यक्ति जो है गांव छोड़ करके चला गया है और पुनः जब वो वापस गांव आता था तो उस व्यक्ति पर कौन सा कर लगाया जाता, रहता कर लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद रहता कर के बाद अगला जो कर आता है उसे हम लोग बोलते हैं टांड। क्या बोलते हैं, टांड की बात करते हैं। तो टांड नामक कर जो है गोरखाओं के द्वारा बुनकरों पर लगाया जाने वाला कर था। किस पर लगाया जाने वाला कर था, बुनकरों पर लगाया जाने वाला कर होता था। अब देखिएगा, अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गरीब किसान है और क्या कहते हैं जो कर नहीं दे पाता था, तो उनको गोरखा बड़े अत्याचारी थे, उनको जो दास बना करके या तो हरिद्वार की मंडी में ले जाकर के बेच देते थे या फिर जो रुहेलखंड की मंडी पर। तो गोरखाओं की 2 दास मंडियां थी, सबसे बड़ी दास मंडी रुहेलखंड में थी और जो दूसरे नंबर की उत्तराखंड में जो दास मंडी थी वो कौन सी थी, वो जो हरिद्वार में हुआ करती थी। ठीक है, ये प्रश्न आयोग आपसे पहले पूछ चुका है। ठीक, आगे बात करेंगे, एक और कर आता है कुसही कर। ठीक है, कुसही कर देखिएगा, कुसही कर की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोरखाओं के द्वारा पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया गया कर। ठीक है, ब्राह्मण पर कुसही कर लगाया गया था और इससे पहले हालांकि उन ब्राह्मणों पर लगाया जाता था जिनका जो है 260, जिनके पास 260 नाली से अधिक जमीन होती थी, उन ब्राह्मणों पर लगाया जाता। लेकिन जो ये कुसही कर है, कुसही कर का इतिहास आप लोगों को पता होगा, मुगल काल हो गया, उससे पहले दिल्ली सल्तनत हो गया। दिल्ली सल्तनत यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें से किसी के द्वारा मतलब बेसिकली जो है ब्राह्मणों पर, गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। ठीक है ना, तो अब ये देखिएगा, उसके बाद बेसिकली जो है आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो होगी गोरखों की कर नीति। ठीक है, तो पुंगाड़ी कर, घी कर, मौकर, सलामी, मरो, सोनिया फागुन, रहता, टांड और कुसही कर क्या थे, गोरखाओं के द्वारा यहाँ की जनता पर लगाए जाने वाले कर हुआ करते थे। अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रशासन था, प्रशासन की बात करेंगे। गोरखाओं का यहाँ पे न्यायिक प्रशासन किस तरीके से था। ठीक है, यानी कि गोरखाओं की न्यायिक नीति की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोरखाओं की न्यायिक नीति। ठीक, गोरखाओं का न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। तो देखिएगा, गोरखाओं के न्यायिक प्रशासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यायिक प्रशासन जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी होता था, वो कौन होता था, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुब्बा के नाम से, सुब्बा के नाम से जाना जाता था, सुब्बा कहते थे। और सुब्बा के नीचे एक विचारी नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। कौन सा, विचारी नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। जब सुब्बा की गैर मौजूदगी में क्या होता था, ये जो है न्यायिक प्रणाली को देखता था। अब देखिएगा, गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड में उस समय 4 न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कौन कौन से न्यायालय, सबसे पहले चांदपुरगढ़, और दूसरा आता है आपका श्रीनगर, और तीसरा आता है आपका लंगूरगढ़, और चौथा आपका आ जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है ना, अल्मोड़ा। तो गोरखाओं के द्वारा 4 न्यायालयों की स्थापना की गई थी, चांदपुरगढ़, श्रीनगर, लंगूरगढ़, अल्मोड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा, जो इनकी न्यायिक नीति थी, इसमें क्या रहता था, जो ये विचार नामक अधिकारी होता था, ये वादी तथा प्रतिवादी से एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है हरिवंश की पोथी। क्या नाम है इसका, हरिवंश की पोथी। ध्यान रखिएगा, हरिवंश की पोथी कहते हैं। अब आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि भैया जो हरिवंश की पोथी है कौन सी पुस्तक है, तो हरिवंश की पोथी जो है महाभारत पुस्तक का एक भाग है। ठीक है, एक भाग है, तो उसे क्या कहते हैं, हरिवंश की पोथी कहते थे। अब गोरखा के लोग क्या करते थे, अगर सामान्य रूप से वादी प्रतिवादी मतलब अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर कभी साक्ष्यों का अभाव होता था, तो साक्ष्यों के अभाव में गोरखाओं के द्वारा दीप प्रणाली का यहाँ पर प्रचलन किया गया था। किसका, दीप प्रणाली का प्रचलन जो इनके द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा जो दीप प्रणाली प्रचलित की गई थी उसकी बात करते हैं, ध्यान रखिएगा आगे। ठीक है, दीप प्रणाली ये किसके द्वारा प्रचलन में लाई गई थी, उत्तराखंड में गोरखाओं के द्वारा। दीप प्रणाली के अंतर्गत पहला आपका आता है तराजू दीप। कौन सा, तराजू दीप की बात करते हैं। तराजू दीप में क्या होता था, इसमें वादी तथा प्रतिवादी दोनों को जो है तराजू में तोला जाता था और अगले मतलब कुछ दिन के बाद जो है फिर पुनः उनको तराजू में तोला जाता था। तो जिसका वजन जो है बढ़ जाता था वो क्या होता था, दोषी होता था, और जिसका वजन उतना ही रहता या कम होता वो क्या होता, निर्दोष माना जाता था। ठीक है, और दूसरा था आपका गोलादीप। तो गोलादीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोलादीप के अंतर्गत क्या होता था, वादी तथा प्रतिवादी दोनों के हाथों में, ठीक है, दोनों के हाथों में गर्म लोहे की छड़ या गर्म लोहे के गोले पकड़ा कर कुछ दूर तक चलना होता था। जो अगर इसमें जो है जिसका हाथ जल गया वो दोषी माना जाता था और जिसका हाथ नहीं जला उसको निर्दोष मान लिया जाता था। ठीक है ना। नंबर तीसरा आता था इसके अंतर्गत हम बोलते कढ़ाई दीप। इनको क्या कहा जाता है, कढ़ाई
दीप के नाम से जाना जाता था। और कढ़ाई दीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो कढ़ाई में खौलता हुआ तेल होता था और खौलते हुए तेल में वादी तथा प्रतिवादी दोनों को हाथ डालने पड़ते थे। और वादी तथा प्रतिवादी जिसका हाथ जल गया, ठीक है, जिसका हाथ जल गया वो दोषी मान लिया जाता था और जिसका हाथ नहीं जला उसे निर्दोष मान लिया जाता था। ठीक, उसके बाद आता है आपका नंबर चौथा दीप आएगा आपका घात दीप बोलते थे, घात दीप। और घात दीप को क्या कहा जाता है, मंदिर दीप के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, मंदिर दीप कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, वादी तथा प्रतिवादी, ठीक है ना, इन दोनों के नाम के दो चिट्ठे, मतलब चिट्ठी टाइप की मंदिर में डाली जाती थी और जो पुजारी होता था उसको उठाता था। तो जिसका हाथ में जिसका नाम पुजारी के हाथ में आ गया वो दोषी हो गया, जिसका नाम जो है हाथ में नहीं आया वो निर्दोष हो गया। ठीक है, तो इसे घात दीप कहते थे। पांचवा आता है आपका, जिसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे बोलते हैं बों काटी हरिया दीप। क्या बोलते हैं, बों काटी हरिया दीप, ठीक है ना। तो जो बों काटी हरिया दीप होता था, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है वादी तथा प्रतिवादी दोनों को नदी में फेंक देते थे। मतलब जो वैसे तो मैं किसी पुस्तक में तो मैं पढ़ रहा था कि भैया वादी तथा प्रतिवादी के बच्चों को तालाब में फेंक देते थे और जो मतलब क्या कहते हैं, जिसका बच्चा वापस आ गया तो वो निर्दोष हो गया, जिसका बच्चा डूब के मर गया वो जो दोषी हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को मैंने दूसरे में पढ़ा कि जो है वादी, और दूसरी पुस्तक में, एक और पुस्तक में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों को जो है मतलब नदी में वो कर दिया जाता था और जो नदी में मतलब तैर करके आ गए निश्चित समय के अंतर्गत तो उसे जो है निर्दोष माना जाता था और जो तैर के वापस नहीं आया उसे दोषी मान लिया जाता था। ठीक है, तो अलग अलग मत हैं। अभी जो है उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, कुछ कह भी नहीं सकते, बहुत सारे तथ्य ऐसे जो अनछुए पहलू हैं जो हमें आज तक पता नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नंबर छठे की बात। छठा जो द्वीप था आपका, इसे बोलते हैं हल्दी द्वीप। क्या बोलते थे, हल्दी द्वीप बोलते थे, ध्यान रखिएगा, हल्दी द्वीप बोलते थे। अब जो हल्दी द्वीप होता था, हल्दी द्वीप के अंतर्गत क्या किया जाता था, इसमें जो कच्ची हल्दी होती थी, कच्ची हल्दी को वादी तथा प्रतिवादी दोनों को, ठीक है, खिला दिया जाता था और जो कच्ची हल्दी को खा करके मर गया वो दोषी होता था और जो क्या कहते हैं जिंदा रहा वो जो निर्दोष होता था। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने समझा गोरखाओं की न्यायिक प्रणाली के बारे में और इसके साथ साथ गोरखाओं की कर नीति के बारे में। और कल मैंने आप लोगों को प्रश्न पूछा हुआ था तो आप लोगों का केवल 1 या 2 आंसर मेरे ख्याल से कमेंट सेशन में आए थे। आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो उसमें 1-2 आंसर आए थे। तो उसका जो आंसर है उसका मैंने कहा था कि ऋषिकेश किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ऋषिकेश जो है चंद्रभागा नदी के तट पर है। और दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भैया जो संगोली है, संगोली नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो चंपारण में स्थित है। ठीक है, तो देखो आप आज का प्रश्न ये है, प्रश्न ये है, आज थोड़ा उत्तराखंड से बाहर का क्वेश्चन पूछता हूँ। तो इसमें क्या है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो दोस्तों कमेंट सेशन में इसका आंसर धड़ाधड़ करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना, लिख के भेजिएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके साथ साथ जो है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।